आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था विश्व के मानचित्र अध्ययन के अंदर हम देख रहे थे यूरोप महाद्वीप को। तो अब हम यूरोप महाद्वीप के कुछ जो पॉइंट हमारे पास में रह गए हैं उनको लास्ट देखेंगे एक बार फिर से, और फिर इसके बाद में यूरोप महाद्वीप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यूरोप महाद्वीप में क्या क्या देखा। अभी हमने कुछ देशों के नाम देखे थे। मुख्य देश हमारे पास में आ गए थे, जैसे कौन सा आ गया, पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल है। स्पेन, स्पेन की राजधानी कौन सी हुई, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी हुई। पुर्तगाल रह गया, तो पुर्तगाल की राजधानी लिख लेना लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी भी, लिस्बन हो जाएगी। उसके बाद में फ्रांस, पेरिस होगी राजधानी। पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो सीन नदी के किनारे पर है। हमने काफ़ी बातें निकाली हैं इसमें से, तो उसका फिर अच्छे तरीके से हम अलग पॉइंट बना करके अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए देखें ज़रा कि कितनी बातें हमने इसमें देखी हैं। चलिए तो सबसे पहले कुछ पॉइंट इसके देखो, जैसे नदियों से संबंधित नदियाँ, मुख्य नदियाँ इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, तो लंबी नदी थी वोल्गा। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है, जो कि रूस में बहती है। रूस में बहती हुई कहाँ जाएगी, कैस्पियन सागर में जाएगी। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। इसके बाद में देखें तो इसकी जो सबसे मुख्य नदी है, एक जो दूसरी सबसे बड़ी नदी कहलाएगी वो है डैन्यूब। दूसरे नंबर पे जो है वो है डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी। अब देखो डैन्यूब नदी जो है ना, ये डैन्यूडन यानी कि 10 देशों से होकर के बहती है। कितने, 10 देशों से होकर के बहती है। अब इसमें 10 देश कौन कौन से आते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले मानचित्र पर देखें कि ये नदी किस प्रकार से कहाँ से निकलेगी। सबसे पहले यह है जो हमारे पास में इटली है, इटली का आल्प्स पर्वतमाला है, उसके उत्तर में ये निकलेगी, यहाँ से उत्तर में निकलेगी, यानी ये निकलेगी जर्मनी से। तो जर्मनी से निकलने के बाद में आ जाएगी ऑस्ट्रिया। जर्मनी के बाद में कहाँ जाएगी भी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद में हम चलते हैं आगे, तो उसके बाद हमारे पास में आएगा जो वो ऑस्ट्रिया के बाद में आएगा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हंगरी में। हंगरी के बाद में आगे चलेंगे तो फिर आएगा क्रोएशिया। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है क्रोएशिया देश है। क्रोएशिया के बाद में आता है सर्बिया। क्रोएशिया के बाद में कौन सा आता है, सर्बिया। सर्बिया के बाद में आता है बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद में रोमानिया। रोमानिया के बाद में थोड़ा सा पीछे रह गया, रोमानिया के बाद में देखेंगे यहाँ से जाएगी मालडोवा। मालडोवा के बाद में यूक्रेन, और यूक्रेन से होती हुई कहाँ गिरेगी, जाकर के काला सागर में जाकर के गिरेगी। तो कितने देश आ चुके हैं हमारे पास में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद में स्लोवाकिया 3, हंगरी 4, क्रोएशिया 5, उसके बाद में सर्बिया 6, उसके बाद में कौन सा आ गया हमारे पास में, बुल्गारिया 7, रोमानिया 8, मालडोवा 9 और यूक्रेन 10। तो ये 10 देशों से होकर के बहती है। तो देख लेते हैं 10 देश इसके इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कहाँ से निकली भी, जर्मनी से निकली, जर्मनी। उसके बाद में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में हंगरी, हंगरी से पहले कौन सा आ जाएगा, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। उसके बाद में आ गया हमारे पास में हंगरी। हंगरी के बाद में आता है क्रोएशिया, क्रोएशिया। उसके बाद में आ जाता है सर्बिया, सर्बिया। और सर्बिया के बाद में आ जाएंगे हम बुल्गारिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद में देखेंगे तो रोमानिया, रोमानिया। और रोमानिया के बाद में है मालडोवा, मालडोवा। और मालडोवा के बाद में जाएगी ये यूक्रेन, यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद में जाएगी ये काला सागर, काला सागर। तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली 2 नदियां थी। कैस्पियन सागर में एक कौन सी आ जाती है, वोल्गा, और एक आ जाती है यूराल, एक आ जाती है यूराल नदी। 2 नदियां कैस्पियन सागर में जाती हैं। काला सागर में कौन सी जाती हैं, एक आती है हमारे पास में डैन्यूब, एक आती है हमारे पास में नीपर, एक आती है डॉन। डॉन नदी जो है, अब देखो डॉन नदी और वोल्गा नदी को दोनों को हम जोड़ देंगे।
आगे देखिए, डॉन और वोल्गा को हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। डॉन कहाँ पे है, वोल्गा कहाँ पे है, देख लेते हैं। और 1 मिनट को अपन इसको ऐसे करते हैं, आगे ले चलते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारे पास में मानचित्र। तो अब हम इस पे देखते हैं। एक यहाँ पे है यूराल नदी, जो कि यूराल पर्वत के साथ में बहती है। एक है वोल्गा नदी, ये होगी हमारे पास में वोल्गा। वोल्गा इधर से जो आती है वो कौन सी है, डैन्यूब नदी है, ये होगी हमारे पास में डैन्यूब। डैन्यूब, डैन्यूब के बाद में एक आती है नीपर, नीपर, और एक आती है डॉन नदी, डॉन। इसमें से हमने वोल्गा के बारे में देखा, यह वो सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब दूसरी सबसे लंबी नदी और यह 10 देशों से गुजरती है, इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर लगभग 4 देशों की राजधानियाँ स्थित है। 4 देशों की राजधानियाँ, कौन कौन से देशों की राजधानी इस पर स्थित है, तो देखिए एक हमारे पास में देश कौन कौन से आए थे। देखो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी, वियना। हंगरी की राजधानी कौन सी, हंगरी मैंने भूखा, भूखे से क्या हो जाएगा, बूढ़ा, भूखे से क्या हो जाएगा, बूढ़ा, तो बुडापेस्ट। कौन सी भी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ये बुडापेस्ट है आपकी। और इसकी कौन सी है, वियना, वियना। उसके बाद में बात करते हैं तो सर्बिया के बाद में आते हैं बुल्गारिया, रोमानिया। रोमानिया की बुखारेस्ट है, इसकी बुडापेस्ट है ना, तो इसकी कौन सी है, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, ये राजधानी नगर है। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया की है बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड। तो ये राजधानी है जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। तो एक राजधानी नगर, जैसे भारत में बात करें कि दिल्ली किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी। तो इस प्रकार से विश्व की जो है मुख्य नदियां और उन पर स्थित जो हमें नगरों के बारे में देखना है, इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है डैन्यूब। लेकिन इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी या फिर अलग से महत्वपूर्ण है वो है राइन नदी। राइन नदी, राइन नदी जो है यह विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। राइन नदी जो है सबसे पहले ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड से निकलेगी। स्विट्जरलैंड के बाद में यह जर्मनी में जाएगी, जर्मनी, और जर्मनी के बाद में यह आगे चल कर के नीदरलैंड में जाएगी, नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद में जाकर यह उत्तरी सागर में गिरेगी, उत्तरी सागर में गिरेगी। यहाँ पर आप मुख्य पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड का जो मुहाना है जहाँ उत्तरी सागर में गिर रही है, वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, बंदरगाह का नाम है एक रोटरडम भी, ठीक है। कुछ हेर फेर हो गया क्या, चलिए जरा, मक्खी आ गई मुझे लगता है, ठीक है। तो देखो जरा, रोटरडम, ये रोटरडम जो है ये इस यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और विश्व का दूसरा और यूरोप का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो रोटरडम है। जर्मनी में बात करें तो जर्मनी में इस नदी के किनारे पर रुर बेसिन है, रुर बेसिन। ये जो रुर बेसिन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन है। और यही जो है औद्योगिक नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक पेटी कहलाती है, ठीक है। औद्योगिक पेटी, जर्मनी की औद्योगिक पेटी कौन सी है, रोन नदी के किनारे जो रुर बेसिन है ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, और स्विट्जरलैंड से इसका उद्गम हो जाता है, ये बात हुई। इसके बाद में देखिए जरा, इसके बाद में आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में नदी आती है जिसका नाम है सीन नदी, सीन। तो सीन नदी के किनारे पर कौन सा है, पेरिस नगर है, पेरिस नगर जो है वो सीन नदी के किनारे पर है। टेम्स नदी के किनारे पर है लंदन जो है ना, जो इंग्लैंड की राजधानी है वो टेम्स नदी के किनारे पर है, लंदन।
उसके बाद में आते हैं 6 नंबर पे, तो नेक्स्ट आगे आते हैं हम टाइबर नदी। टाइबर नदी, तो टाइबर नदी जो है इसके किनारे पर रोम है। रोम किसकी राजधानी है भाई? इटली की। रोम इटली की राजधानी है। ये राजधानी नगर हो गया हमारे पास में नदियों के किनारे। क्लियर है? और मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था, हमारा जो मुख्य पॉइंट था हम यहाँ पे देख रहे थे, वो क्या था कि वोल्गा और डॉन नदियों को दोनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया किस नहर के द्वारा? डॉन नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, तो देखिए जरा, इस महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लेक लेडोगा। लेक लेडोगा झील है। अब लेक लेडोगा जो झील है ये इसकी सबसे बड़ी झील हुई। फिर इसके बाद आपने देखा कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा था अभी? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। एक यहाँ पे क्षेत्र है ये वाला जिसका नाम है श्वेत सागर। श्वेत सागर। और रूस की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। क्या नाम है अभी? मॉस्को। रूस की राजधानी जो है मॉस्को। अब मॉस्को को 5 पत्तनों का नगर कहा जाता है। 5 पत्तनों का नगर कहते हैं। 5 पत्तनों का नगर कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से ध्यान रखना भी हमारे लिए रोन नदी इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब नदी इंपॉर्टेंट है, वोल्गा नदी। इसके बाद में मॉस्को जो शहर है ये 5 पत्तनों का नगर कहलाता है। पतन यानी कि बंदरगाह है, या 5 इसको सागर लगते हैं। वो 5 सागर या जलीय भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए जरा, यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी जो है नदियाँ हैं जो कि इस प्रकार से इसको क्या देंगी? एक तो बाल्टिक सागर से जोड़ेंगी, लेडोगा झील से जोड़ेंगी, श्वेत सागर से जोड़ेंगी, इधर से वोल्गा नदी है तो वोल्गा नदी इसको किससे जोड़ेगी? कैस्पियन सागर से। और इसी वोल्गा नदी से होते हुए जब हम डॉन नहर से जाएंगे तो ये किससे जुड़ जाएगी? काला सागर से। काला सागर से। तो वो 5 सागरों के नाम बताओ भाई, 5 पत्तनों के नाम बताओ जल्दी से, कौन कौन से पत्तन है हमारे पास में? मॉस्को को 5 पत्तनों का नगर कहते हैं। सबसे पहले कौन सा? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, ओके। नेक्स्ट लेक लेडोगा या लेडोगा झील, लेक लेडोगा। तीसरा है श्वेत सागर। श्वेत सागर, श्वेत सागर हो गया। उसके बाद में कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और उसके बाद में काला सागर, काला सागर। ये 5 नगर पतन हो गए। इन 5 पतनों का नगर किसे कहते हैं? मॉस्को को कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से हमारे पास में ये नदी इंपॉर्टेंट है। और अब हमें देखना था राइन नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देखेंगे ना अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की बात करेंगे, ठीक है, हमारे पास में जब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की बात करेंगे वहाँ जल मार्ग आएंगे तो राइन नदी का जल मार्ग आएगा, वो आपने ध्यान रखना है। और राइन नदी जो है ये कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो उत्तरी सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। जबकि सीन नदी जो है, सीन नदी ये जो है इंग्लिश चैनल में जाकर के अपना जल गिराएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए जरा, अब आता है हमारे पास में ये है इटली। ये इटली है नीचे वाला। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है। इटली के उत्तर में क्या है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत है। और आल्प्स पर्वत जो है हिमालय की तरह नवीन पर्वतमाला है, क्योंकि आल्प्स से ही बना है अल्पाइन, और हिमालय जो है वो भी अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है, और आल्प्स जो है वो भी अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है। अल्पाइन क्रम एक समय हुआ है, जैसे हमने देखा था कैम्ब्रियन काल हुआ था, ठीक है, जो हमारे पास में कार्बोनिफेरस युग हुआ था, तो उसमें क्या है, एक समय आता है जिसमें आता है अल्पाइन युग, वो अल्पाइन क्रम बनता है, तो उसमें जो चट्टानें बनती हैं वो हम नवीन चट्टानें मानते हैं। तो उसमें कौन आता है? एक तो आल्प्स आएगा। अब देखो इसमें उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला हुई इटली के उत्तर में। दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे कि इटली के उत्तर में एक मैदान है जिसका नाम है लंबोर्डी का मैदान। लंबोर्डी का मैदान, ये हो गया लंबोर्डी, लंबोर्डी का मैदान, लंबोर्डी का मैदान। और इसके दक्षिण में, इसके जो नीचे दक्षिण में बात करें अगर हम नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके भी एक और पर्वतमाला है, यहाँ पर एक और पर्वतमाला है। अब इस प्रकार से इसके उत्तर में पर्वतमाला है, फिर इसके बाद में पर्वतमाला के नीचे मैदान है,
भारत में क्या है, उत्तर में पर्वतमाला है हिमालय, उसके नीचे उत्तर का मैदान है, फिर नीचे क्या है, पठार है। तो इसी प्रकार से इसमें 3 भौतिक चीज़ें मैंने देखी जो कि भारत से मैच करती हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो इसकी एक नदी है पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। तो एक शब्द और आ गया कि पो नदी को क्या कहते हैं, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा कहा जाता है। और इटली जो है वह एक कृषि प्रधान देश है, इटली एक कृषि प्रधान देश है। और इटली की जो जलवायु है वह भी मानसूनी जलवायु है और भारत की जलवायु भी मानसूनी है। तो इस प्रकार से इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इटली को क्या कहते हैं भी, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। आज तक हमने भारत के स्थानों को विदेशों की संज्ञा देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अहमदाबाद को क्या कहा जाता है अभी, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहा, लेकिन भारत का संज्ञा किसी को दी जाती है क्या, तो हाँ वो है इटली। इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत, ठीक है। और उसकी जो नदी है पो नदी, उसे कहा जाता है इटली की गंगा। तो अपनी गंगा के नाम से उनका नाम रखा गया है। आगे देखिए, तो यहाँ पर है नीचे वाला जो ये द्वीप है ना, ये वाला जो द्वीप है एक अलग से, ये इसका नाम है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। इस सिसिली द्वीप पर ही यहाँ पर एक जो है ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है माउंट एटना, माउंट एटना। और एक है यहाँ पे माउंट विसुवियस, विसुवियस, ठीक है। माउंट एटना और विसुवियस ये जागृत ज्वालामुखी है, जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जिनमें से समय समय पर यहाँ से क्या निकलता रहता है, या ज्वालामुखी फटते रहते हैं। विसुवियस जो था ये बहुत लंबे समय बाद जो फटा था, इसको बस हमने असक्रिय की यानी कि इसे हमने सुषुप्त का नाम दे दिया था। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय है जिसमें समय समय पर उद्गार होता ही रहता है, विस्फोट होता ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसके अंदर क्या होता है कि भी एक बार ज्वालामुखी फटा, उसका आकार बन गया ज्वालामुखी का, उसके बाद आज तक वो फटा ही नहीं, तो उसे हम कह देते हैं कि भी ये फट सकता है, कभी भी फट सकता है लेकिन अभी तक फटा नहीं है, तो वो तो हो गया सुषुप्त। और एक ऐसा जो एक बार बनने के बाद में उसके कोई चांस नहीं है कि दोबारा फटेगा, उसे हम कह देते हैं मृत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, आपको याद रखना है, अपन ज्वालामुखी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। तो ये तो हो गया इटली के बारे में। अब देखिए जरा फ्रांस के बारे में हम जो देख रहे थे, फ्रांस, ये फ्रांस है हमारे पास में। तो फ्रांस को कहते हैं लघु यूरोप, फ्रांस को क्या कहा जाता है, लघु यूरोप कहा जाता है। अब इसे लघु यूरोप क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के पश्चिमी तट पर जैसी यूरोप के पश्चिमी तट पर जलवायु है, वैसे ही फ्रांस के पश्चिमी तट पर भी जलवायु है। कैसी जलवायु है यूरोप के पश्चिमी तट पर, तो समशीतोष्ण महासागरीय। कैसी है, महासागरीय जलवायु है। यूरोप के दक्षिण में कौन सी जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु है, और ऐसी ही जलवायु फ्रांस के दक्षिण में भी है, ठीक है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात देखिए, यूरोप के पूर्व में कौन सी जलवायु है, यूरोप के पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु है, महाद्वीपीय यानी समुद्र से बढ़ती दूरी को हम महाद्वीपीयता कहते हैं। तो पूर्व में इसके कौन सी जलवायु है, महाद्वीपीय है। तो इसके पूर्व में भी कौन सी जलवायु है, महाद्वीपीय, यानी समुद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे महाद्वीप बढ़ता जाएगा और महासागर दूर रहता जाएगा, ठीक है। 3 बातें होगी। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप जो है ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ऐसे ही ये भी क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो इस प्रकार से 2-3 बातों को मिलाकर के इसे कहा जाता है लघु यूरोप कहते हैं। किसे कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। चलिए, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं, फैशन नगरी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जितने भी आप देखते होंगे ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है ना, इस प्रकार से, तो वो जो है फैशन शो कहाँ पे होते हैं, पेरिस के अंदर शो होते हैं वो, तो इसे फैशन नगरी कहा जाता है। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि पेरिस को नोडल सिटी भी कहा जाता है, नोडल टाउन भी कहा जाता है, नोडल टाउन वो होता है जिसके
अंडर में सारे क्षेत्र होते हैं, जिसके अंडर में रहते हैं ना सारे क्षेत्र, उसे हम नोडल टाउन कहते हैं, यानी मुखिया जिसे हम कहते हैं, मुखिया हो गया एक प्रकार से, पेरिस मुखिया है। उसके बाद देखेंगे आप तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहता है? किसानों का देश, क्योंकि यह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, किसानों का देश। और फिलीपींस को फिनलैंड को हमने क्या कहा था? फिनलैंड को हमने झीलों का देश कहा था। देखो यहाँ पे बहुत 50,000 से भी अधिक झीलें हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसको झीलों का देश कहा था। फिनलैंड झीलों का देश है, फ्रांस किसानों का देश है, ठीक है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इस प्रकार से हो गए। इसके बाद में ध्यान रखना कि जो यहाँ पे इंग्लैंड में लंकाशायर है, लंकाशायर जो है ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो मैनचेस्टर है, तो मैनचेस्टर कहाँ पर है अभी? इंग्लैंड में। अब आपके सामने आ गया कि मैनचेस्टर कहाँ पे है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सूती वस्त्र के लिए। तो ऐसे ही अगर भारत में कोई सूती वस्त्र के लिए है तो उसे हम भारत का मैनचेस्टर कहेंगे। कोई राजस्थान के लिए सूती वस्त्र उत्पादन करता है तो उसे हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहेंगे। किसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से हो गया। एक यहाँ पे स्थान है जिसका नाम है बर्मिंघम। अभी हाल ही में बर्मिंघम के अंदर जो है ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक है। तो उसमें आप ध्यान रखना कि भारत को लगभग कितने 22 पदक प्राप्त हुए हैं उसके अंदर, है ना। जो सबसे पहला पदक मिला था वो किसको मिला था? मीराबाई चानू जो थी, है ना, भारोत्तोलन के अंदर मिला था। ये करंट के क्वेश्चन है, इनको आपने याद रखना है। बर्मिंघम जो है इसका, यह सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है, इसका सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसे काला प्रदेश कहा जाता है, काला प्रदेश कहते हैं, इसे काला प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? बर्मिंघम जो है वो इसमें इंग्लैंड में है। तो इसी प्रकार से हम यूएसए का बर्मिंघम कहेंगे किसी चीज़ को हम जापान का बर्मिंघम कहेंगे, जैसे हम मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से आगे चलिए देखें। तो ये इंग्लैंड की बात होगी हमारे पास में, ओके। और एक नॉर्वे का द्वीप है, भी नॉर्वे का एक द्वीप है यहाँ पे आर्कटिक महासागर में, जहां पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार। यहां पर आपको हर किस्म के बीज मिल जाएंगे, हर एक किस्म के बीज मिल जाएंगे। जितने भी आज तक पृथ्वी पर कोई भी पौधा हुआ है ना, उस हर एक चीज का यहाँ पे बीज रखा गया है स्टोर करके। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि वैज्ञानिकों की सोच है कि अगर भविष्य में कभी यहाँ पे परमाणु बम वगैरह हमले होते हैं और पृथ्वी पूर्णतः नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो बीज हैं वो दोबारा से रीजनरेशन के लिए काम आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो ये इस सोच के बजाय यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा है और पहाड़ के अंदर काट करके बनाया गया, बनाया गया। ये बहुत ही ठंडे इलाके में है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है पहले से ही। अगर मान लो यहाँ पे जनरेटर वगैरह काम नहीं भी करेंगे ना, तो भी ये ठंडा रहेगा। और ठंडी रखने के लिए, यानी जो अपने शीतलन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? स्टोर करने के लिए होते हैं। जो अपन कोई भी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करना है ना, तो उसे हम किस में रखेंगे? फ्रीजर में रखेंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखेंगे, जहाँ वो जमा रहे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास में। बाकी हमने बातें देख ली थी कि नॉर्वे का जो तट है वो एक फ्योर्ड तट का उदाहरण है, और ये बात हमारे पास में होगी। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास में यूरोप महाद्वीप, जिसके बारे में हमने ये सब बातें जो है यहाँ पे की है। नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में आप देख लेना। स्पेन के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और पुर्तगाल हो गया, इसके ज़्यादातर जो देश हैं वो सारे के सारे ही कैसे हैं? प्रायद्वीप है। इसीलिए, और ये खुद भी जो यूरोप महाद्वीप है वो खुद भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। इसीलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ तक की बात हुई। और इसके अलावा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? अभी बेलारूस हो गया, और ये हमने देख लिया डेनमार्क का देखना भी। डेनमार्क में डेयरी उद्योग प्रसिद्ध है, और इसे विश्व की गौशाला भी कहा जाता है। विश्व की
विश्व की गौशाला, गौशाला भी, यानी सबसे अधिक जो गाय है वो यहीं पर आपको मिलेगी। विश्व की गौशाला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डेनमार्क। और डेनमार्क में अगर गाय है तो फिर वहाँ पे क्या होगा? डेयरी उद्योग होता है, तो डेयरी उद्योग के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो जब हम कृषि के बारे में देख रहे होंगे या फिर आप देखेंगे पशुपालन से संबंधित जब आपको प्रश्न आएगा ना 3rd ईयर के अंदर, तो वहाँ पे आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि डेनमार्क को विश्व की गौशाला के नाम से जाना जाता है, यानी कि वहाँ पे गाय है और वहाँ पर डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में। यहाँ पे जो हमने नहरें देखी तो उसमें 2 नहरें मुख्य आपको याद रखनी है, एक कील नहर है और एक हमारे पास यहाँ पे थी कौन सी भी? डॉन नहर। कील नहर और डॉन नहर थी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में यूरोप महाद्वीप है जो ये कंप्लीट होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला हमारा जो होगा दूसरा आर्कटिक महासागर जो होगा, अंटार्कटिक महाद्वीप होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है अभी, धन्यवाद।